गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं यश हुसैनी बीएससी फाइनल ईयर की फ़िज़िक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। प्रीवियस क्लास में हम होल इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ रहे थे, होल प्रभाव के बारे में पढ़ रहे थे। तो मैं आपको याद दिला देता हूं कि जो होल प्रभाव होता है ना, होल इफ़ेक्ट होता है ना, वो क्या होता है। एक धातु की प्लेट होती है, मान लो उस धातु की प्लेट पर जेड अक्ष की दिशा में हमने चुंबकीय क्षेत्र लगाया है, दूसरी दिशा में एक्स अक्ष की दिशा में हमने विद्युत धारा प्रवाहित कराई है। तो कौन सी दिशा बची? वाई दिशा। तो वाई दिशा में प्लेट में क्या उत्पन्न हो जाता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को हम क्या कहते थे? होल प्रभाव कहते थे, होल इफेक्ट कहते थे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है ना, तो देखनी पड़ेगी, तभी आप ये आगे पढ़ सकते हो। नहीं तो क्या, कुछ नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा ही ना। तो आज जो हम देखने वाले हैं ना, वो देखने वाले हैं होल प्रभाव के अनुप्रयोग। ठीक है, किसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं? होल प्रभाव के अनुप्रयोग, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ होल इफेक्ट। एप्लीकेशन ऑफ होल इफेक्ट, ये क्या होता है हमारे पास? एग्जाम में न्यूमेरिकल भी आ सकता है यहाँ से, और सीधा सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है। पहला जो है ना कि क्या अनुप्रयोग है, क्या एप्लीकेशन है, तो वो ध्यान से सुनना है कि ये जो होल इफेक्ट में हमने कल की क्लास में होल गुणांक के बारे में पढ़ा था, होल कोफिशिएंट के बारे में पढ़ा था, जो कि क्या था हमारे पास? RH था। इस होल गुणांक की सहायता से, होल कोफिशिएंट की सहायता से हम आवेश वाहकों की प्रकृति के बारे में पता लगा सकते हैं। किसके बारे में पता लगा सकते हैं? आवेश वाहकों की प्रकृति के बारे में, कि जो धातु है ना, उसमें कौन से आवेश वाहक हैं, इलेक्ट्रॉन हैं या फिर होल हैं, उनकी प्रकृति के बारे में पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगा सकते हैं? तो एक बात सुन लेना कि जो होल गुणांक होता है RH, अगर वो ऋणात्मक आया तो भैया इलेक्ट्रॉन है, और अगर वो धनात्मक आया तो वो होल है। सर ये क्या कह दिया आपने? देखो, होल इफेक्ट की सहायता से आवेश वाहकों की प्रकृति के बारे में पता लगा सकते हैं। तो सुनना, पहला अनुप्रयोग RH जो था ना, वो क्या होता था हमारे पास? होल गुणांक होता था। और इस RH की जो वैल्यू होती थी ना, वो थी हमारे पास 1/NQ। होती थी या नहीं होती थी? बिल्कुल होती थी। आज ये फॉर्मूला रटा के जाऊंगा मैं आपको, 1/NQ वाला। अब देखो ना, Q क्या होता है? Q होता है आवेश। Q क्या होता है? आवेश होता है। और अगर हम इलेक्ट्रॉन के आवेश की बात करते हैं, चार्ज की बात करते हैं, तो कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कैसा? नेगेटिव होता है। अगर हम होल की बात करते हैं तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो देखो, इसमें आप Q की वैल्यू रखो। अगर Q की वैल्यू देखो, अगर RH कैसा आया? ऋणात्मक आया, यानी कि Q कैसा होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि N तो फिक्स रहता है हमारे पास, संख्या है ये तो Q जो होगा ना, वो ही धनात्मक और ऋणात्मक को रिप्रेजेंट करता है। तो RH धनात्मक और ऋणात्मक आएगा। Q ऋणात्मक आया तो RH ऋणात्मक आया, Q धनात्मक आया तो RH धनात्मक आ गया। Q ऋणात्मक कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन होगा। तो RH भी ऋणात्मक कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन का आवेश रखेंगे ना माइनस वाला,
तब हमारे पास RH का मान क्या आएगा, माइनस। तो RH का मान माइनस आ गया तो हमें पता लग गया भैया कौन सा आवेश वाहक है, इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर RH का मान प्लस आया ना तो फिर भी पता लग गया हमारे पास, क्योंकि Q प्लस है तो फिर दूसरा आवेश वाहक कौन सा हो सकता है, दूसरा चार्ज कैरियर कौन सा हो सकता है, होल हो सकता है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं RH को देखकर कि RH प्लस है या माइनस है, प्लस है तो होल, माइनस है तो इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक होगा, क्योंकि Q ही वो राशि होती है यहाँ पर जिसकी हेल्प से हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन है या फिर होल है, क्योंकि दोनों पर आवेश धनात्मक और ऋण आवेश होता है। तो हम लिख सकते हैं, देखो बहुत ही सिंपल बात है भाषा में, लैंग्वेज में, क्या होल गुणांक द्वारा आवेश वाहकों की प्रकृति, ये ठीक है, आवेश वाहकों की प्रकृति का पता चलता है, आवेश वाहकों की प्रकृति का पता चलता है। यदि होल गुणांक RH, यदि होल गुणांक क्या RH कैसा मिलता हमें, ऋणात्मक प्राप्त होता है। यदि होल गुणांक RH ऋणात्मक प्राप्त होता है तो हम क्या कहते हैं, तो चालक में जो आवेश वाहक होंगे ना वो कौन होंगे, आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो चालक में आवेश वाहक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यदि होल गुणांक क्या RH क्या होता है हमारे पास, धनात्मक प्राप्त होता है, होल गुणांक RH धनात्मक प्राप्त होता है, तो चालक में आवेश वाहक तो होता है, तो लगा देते हैं, तो चालक में आवेश वाहक कौन होते हैं हमारे पास, होल होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल के बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात देखो क्या पता लग रहा है, दूसरा अनुप्रयोग देखते हैं। ये तो हो गया फर्स्ट अनुप्रयोग कि आवेश वाहकों की प्रकृति का पता चल गया, इससे सरल नहीं हो सकता। देखो सेकंड नंबर क्या है, वही होल गुणांक ले रहा हूँ, वही होल कोफिशिएंट ले रहा हूँ। RH बराबर से क्या होता है, 1/n होता है। Q का मान फिक्स होता है अब 1.6 × 10⁻⁻19, चाहे वो इलेक्ट्रॉन की बात हो रही हो चाहे वो होल की बात हो रही हो। नेगेटिव पॉजिटिव चिन्ह इलेक्ट्रॉन और होल को रिप्रेजेंट करता है, तो उसको तो हम हटा देते हैं अभी, है ना। RH = 1/n। Q कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है, नहीं कर रहा, बिल्कुल कर रहा है सर। Q क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है। Q क्या है, आवेश वाहकों का परिमाण है, आवेश वाहकों का परिमाण। अगर हम नेगेटिव साइन को नहीं देखें तो, अगर ये परिमाण है, Q को हम हटा दें, जब भी हम नियतांक को हटाते हैं तो प्रोपोर्शनल का साइन लगाते हैं, तो RH = 1/n। n क्या है, n मैंने बताया था, n और p ये रिप्रेजेंट करते हैं आवेश घनत्व को। आवेश घनत्व क्या होता है, आवेश बटे आयतन। ठीक है, एकांक आयतन में जितने आवेश होते हैं उसे बोलते हैं आवेश घनत्व। एकांक मतलब 1 मीटर क्यूब, इसलिए हम बोल देते थे n बराबर से क्या होता है, n जो है आवेश घनत्व होता है एकांक आयतन में
आवेशों की संख्या, एकांक आयतन में किसकी संख्या? आवेशों की संख्या। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं या होल होते हैं वो आवेश घनत्व कहलाता है हमारे पास। तो RH इज प्रोपोर्शनल टू N है, ठीक है। यानी RH किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? आवेश घनत्व के, यानी संख्या के। अगर RH का मान क्या है? ज़्यादा है, तो आवेश घनत्व क्या होगा? कम होगा। अगर RH का मान कम है तो आवेश वाहक का मान, आवेश घनत्व का मान क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो हम यहाँ पर यूँ कह सकते हैं कि जिन धातुओं का जो होल गुणांक है वो अगर कम है ना, तो उसमें आवेश वाहक घनत्व की संख्या क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है, संख्या बहुत ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉनों की, ठीक है। और जिसमें हमारे पास RH का बहुत ज़्यादा होता है उसमें N क्या होता है? कम होता है, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या हैं? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एक ज़्यादा होगा तो दूसरा क्या होगा? कम होगा। तो देखो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? अर्थात जो अधिक है, ठीक है, धातु होती है ना, उनका होल गुणांक क्या है? अधिक है। अर्थात अधिक होल गुणांक वाले, अर्थात अधिक होल गुणांक वाले चालक की तुलना में, चालक की तुलना में कम होल गुणांक वाले चालक, कम होल गुणांक वाले चालक जिनका होल गुणांक क्या होता है? कम होता है, में आवेश वाहकों का घनत्व क्या होता है? को का घनत्व, यानी प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आवेशों की संख्या, आवेश वाहकों का घनत्व क्या होता है? अधिक होता है, ठीक है। जिनका होल गुणांक क्या होता है? कम होता है, उसमें आवेश घनत्व की संख्या कम होती है। जिसका होल गुणांक ज़्यादा होता है, जिसका होल गुणांक ज़्यादा होता है उसमें आवेश वाहकों की संख्या कम होती है। जिसका होल गुणांक कम होता है उसमें आवेश वाहकों की संख्या ज़्यादा होती है, ठीक है। होल गुणांक कम होगा तो आवेश वाहक घनत्व ज़्यादा होगा। आवेश वाहक घनत्व क्या होता है? प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं आवेश कितने आ रहे हैं, ठीक है। तो ये दूसरा निष्कर्ष होता है, दूसरा अनुप्रयोग होता है कि प्रति एकांक आयतन में कोई धातु है, उसके प्रति एकांक आयतन में आवेशों की संख्या कितनी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो जिसका होल गुणांक कम है उसमें ज़्यादा, जिसका होल गुणांक ज़्यादा है उसमें कम। इसके बाद देखो थर्ड एप्लीकेशन क्या होती है इसकी। ये तो थोड़ा बहुत समझने का है, बाकी याद करने का ही है। ये तो आप खुद भी कर सकते थे। तीसरा अनुप्रयोग देखो, तीसरा खतरनाक है। देखो तीसरा अनुप्रयोग, तीसरा जो है ना, ये क्या है कि होल गुणांक जो राशि है ना, इसकी सहायता से हम जो गतिशीलता है ना उसका मान ज्ञात कर सकते हैं आवेश वाहकों की। आवेश वाहक धातु में कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर है? ठीक है। तो तीसरा अनुप्रयोग क्या है? होल गुणांक की सहायता से, होल गुणांक की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ होल कोफिशिएंट, आवेश वाहकों की, आवेश वाहक कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन व होल। आवेश वाहकों की गतिशीलता, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते थे? म्यू से रिप्रेजेंट करते थे, का भी परिकलन किया जा सकता है, यानी कि ज्ञात की जा सकती है। क्या? गतिशीलता। कैसे ज्ञात करेंगे? देखो
गतिशीलता क्या होती है? गतिशीलता मैंने बताया था, जैसे ये धातु है, एक्स अक्ष की दिशा में धारा प्रवाहित हो रही थी, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहे हैं, या एक्स अक्ष की दिशा में धारा प्रवाहित हो रही थी। अगर इलेक्ट्रॉन इस दिशा में गति कर रहे हैं, इस दिशा में, तो धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रही थी या नहीं हो रही थी? हो रही थी। गतिशीलता क्या होती है? इसके लिए मैंने बताया था, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इनका वेग समानुपाती होता है विद्युत क्षेत्र के, और वी बराबर क्या होता है? म्यू ई एक्स, एक्स अक्ष की दिशा में, है ना। तो गतिशीलता का क्या फॉर्मूला बनता है? म्यू इज इक्वल टू वी डी अपॉन ई एक्स। इसे तो कौन जानता है? बच्चा जानता है, ठीक है। अब इसके बाद हमने कल की क्लास में पढ़ा था, ध्यान देखना, कि ई एच, है ना, जो ई एच था ना हमारे पास, वो इक्वल आया था किसके? वी डी इंटू बी जेड के। यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालते हैं? वी डी की वैल्यू निकालते हैं। ये फॉर्मूला कहाँ से आया? प्रीवियस क्लास में निकाल चुके हैं कि होल विद्युत क्षेत्र इक्वल होता है अपवहन वेग और चुंबकीय क्षेत्र के, यानी ई एच इज इक्वल टू वी डी इंटू बी जेड। तो यहाँ से वी डी की मैं वैल्यू निकालूँ, क्या आएगी? ई एच अपॉन क्या? बी जेड आएगी, ठीक है। वी डी की वैल्यू क्या आएगी? ई एच अपॉन बी जेड आएगी। इसलिए हमारे पास जो गतिशीलता है ना, ठीक है, इसलिए हमारे पास जो गतिशीलता है म्यू, वो क्या आएगी? वी डी का मान रख देंगे, तो हमारे पास ई एच अपॉन ई एक्स तो है ही, और क्या? बी जेड आएगी। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया हमारे पास? गतिशीलता का फॉर्मूला बन गया। अब देखना, इस फॉर्मूले में हम यहाँ पर ऊपर मैं फाई लिख देता हूँ और नीचे मैं बी जेड लिख देता हूँ। ऊपर तो क्या लिख दिया? फाई, और नीचे क्या लिख दिया? बी जेड। यहाँ ये जो फाई होता है ना, इसे बोलते हैं होल कोण, ठीक है। क्या बोलते हैं? होल कोण। और इसकी जो वैल्यू होती है ना, आप देख लो क्या होगी? ई एच, ऊपर तो क्या है हमारे पास? ई एच, और नीचे क्या है? ई एक्स। इसका अनुपात होता है। तो ये ध्यान रखना, ये जो होल कोण है ना, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी। एग्जाम में आ सकता है 1.5 मार्क्स का, आ सकता है, आने की गारंटी नहीं है। होल गुणांक क्या होता है, ऐसे पूछ सकता है वो। तो ई एच कौन सा विद्युत क्षेत्र था? जो चालक में हमारे पास उत्पन्न हुआ था। और ई एक्स कौन सा विद्युत क्षेत्र था? जिसके कारण हमारे पास धारा बन रही थी, है ना, धारा ऐसे बह रही थी ना ये, तो वो कौन सा विद्युत क्षेत्र था? ई एक्स। यहाँ बैटरी से जोड़ा होगा ना इसको, तभी तो धारा प्रवाहित होगी। तो ये विद्युत क्षेत्र बनता है, वो कौन सा था? ई एक्स। और अंदर जो चालक में बन रहा था वो कौन सा था? ई एच। तो हम ई एच अपॉन ई एक्स के अनुपात को क्या बोलते हैं? होल गुणांक बोलते हैं। तो क्या परिभाषा बनती है होल गुणांक की? चालक में प्रेरित, ये चालक में प्रेरित होता है, चालक में प्रेरित विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? ई एच। चालक में प्रेरित विद्युत क्षेत्र ई एच तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र, आरोपित विद्युत क्षेत्र ई एक्स के अनुपात को, रेशियो को, के अनुपात को क्या कहते हैं हम? होल कोण कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या बना लेते हैं? होल कोण बना लेते हैं।
आई बात समझ, 1.5 नंबर का आ सकता है ये। और इसका फॉर्मूला लिख देंगे तो बहुत ही प्यारा सा वो बन जाएगा, मतलब ऐसे लिख दिया, यहाँ लिख देंगे फाई इज इक्वल टू क्या, ई एच अपॉन क्या, ई एक्स। ये किसका फॉर्मूला हो गया, होल कॉन का, ठीक है, होल कॉन का। अब जब हमारे पास ये तीसरा अनुप्रयोग हो गया तो फिर हम क्या करें, अब अगला अनुप्रयोग कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं इस जो ये आई है ना हमारे पास क्या, गतिशीलता, इसको एक दूसरे रूप में भी व्यक्त कर लेता हूँ यार, बाई चांस न्यूमेरिकल आ जाए आपके अवसर। वो फॉर्मूला तो आपने लिखा है नहीं, देखो फॉर्मूले तो हो जाते हैं एक, बाद में जो और फॉर्मूले बनते हैं ना वो एक से दूसरे में इंटरचेंज करने पर बनते हैं, इधर से उधर हम कुछ ना कुछ कर दें, है ना। तो देखो ये फॉर्मूला बना था ना हमारे पास, म्यू इज इक्वल टू ई एच ई एक्स बी जेड, बन रहा है या नहीं बन रहा, बिल्कुल बन रहा है। म्यू इज इक्वल टू ई एच अपॉन ई एक्स बी जेड। अब देखो इसमें एक फॉर्मूला और सुन लो आर एच का, आर एच इज इक्वल टू एक तो होता है 1/n³ होल गुणांक, एक और फॉर्मूला लिखा था हमने आर एच का क्या, ई एच अपॉन जे एक्स इंटू क्या, बी जेड। बताओ लिखा था या नहीं लिखा था। ये आर एच का एक और फॉर्मूला होता है ई एच अपॉन जे एक्स इंटू बी जेड। अब यहाँ से देखो इस पद को मत लो, इसको बराबर करो, ई एच अपॉन ई एक्स है, ई एच अपॉन बी जेड है, ये ई एच अपॉन बी जेड दिख रहा है, तो यहाँ से मैं किसकी वैल्यू निकालता हूँ, ई एच अपॉन बी जेड की, जे एक्स इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जे एक्स इंटू क्या बन रहा है, आर एच। तो म्यू इज इक्वल टू गतिशीलता का एक फॉर्मूला और बन रहा है जे एक्स इंटू क्या, आर एच अपॉन क्या, ई एक्स। ये कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास, गतिशीलता का फॉर्मूला है, किसके पदों में, होल गुणांक के पदों में, है ना। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। सिंपल वे है इस टॉपिक को पढ़ने का, और कोई तरीका ही नहीं है भैया, सीधा सीधा बना दिया हमने होल अनुप्रयोग। और भी एक भी है ना, एक और देखते हैं, देखो नंबर 4, 3 हो गए भैया। देखो बनाना आसान है, याद करना भी आसान है, उसका एक उपाय है, वो करना पड़ेगा अगर आपको है। क्या उपाय है कि आप ना 2 किलो बादाम का डब्बा भरा हुआ मेरे को दे जाना। अगर आपके याद हो जाता है ना, अगर आपके याद हो जाता है ना, तो आप वो बादाम का डब्बा ले जाना वापस भरा हुआ। नहीं होता है तो वो मेरा देखना। इसके मारे अगर आपके याद ना हो जाए ना, तो गारंटी कि मेरे को वापस लेके आना है, ठीक है। करके देखना, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी फायदा हो जाएगा, मुझे भी फायदा हो जाएगा। तो चौथा अनुप्रयोग देख लेते हैं ना तसल्ली से। देखा 3 पढ़ लिए, चौथा भी देखते हैं ये क्या होता है। देखो ये अनुप्रयोग क्या है कि जो होल गुणांक होता है ना, उससे हम कंडक्टिविटी भी ज्ञात कर सकते हैं, चालकता भी ज्ञात कर सकते हैं। अब ये भी बता ही देता हूँ यार, है ना। देखो क्या है, होल गुणांक द्वारा चालक की क्या, चालकता यानी कि क्या, कंडक्टिविटी भी ज्ञात की जा सकती है, भी ज्ञात की जा सकती है। होल गुणांक द्वारा चालक की चालकता भी क्या की जा सकती है, ज्ञात की जा सकती है। चालकता क्या होती है,
एक्स दिशा में लग रहा था ना इलेक्ट्रॉन, जे एक्स इंटू ई एक्स। एक्स दिशा में तो गतिशील थे ना भैया, चालकता तो वहीं से देखेंगे ना जिस दिशा में गतिशील होते हैं। तो जे बराबर सिग्मा ई होता है, तो सिग्मा का वैल्यू क्या आएगा, जे अपॉन ई, जे एक्स अपॉन ई एक्स। और अभी अभी हमने किसकी वैल्यू पढ़ी थी, इससे जस्ट पहले मैंने म्यू की वैल्यू निकाली थी। म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, आर एच जे एक्स अपॉन क्या ई एक्स। निकाली थी या नहीं निकाली थी? अरे सर ये तो निकाली थी हमने। हाँ तो बस ये क्या करना है, यहाँ से जे एक्स अपॉन ई एक्स की वैल्यू निकालनी है और यहाँ रख देनी है। तो सिग्मा की वैल्यू आएगी क्या, म्यू अपॉन आर एच। यदि म्यू की वैल्यू पता हो, आर एच की वैल्यू पता हो ना, तो हम चालकता निकाल सकते हैं। धातु की क्या निकाल सकते हैं हम, चालकता निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसके अनुप्रयोग के बारे में क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद देखो एक न्यूमेरिकल टाइप देखते हैं हम, बहुत इजी है, लिखता हूँ मैं, है ना, आ भी सकता है। किसी चालक के प्रतिदर्श में, किसी चालक के प्रतिदर्श, प्रतिदर्श का मतलब होता है नमूना, सैंपल पर, यानी कि एक धातु ले लिया हमने कोई भी, है ना, उस पर 100 वोल्ट पर मीटर का, ठीक है, कितने वोल्ट का, वोल्ट पर मीटर किसका होता है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक। विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आरोपित किया जाता है, विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है, ठीक है। एक चालक है, उस पर 100 वोल्ट पर मीटर का विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है। यदि चालक का क्या होल गुणांक, ठीक है, यानी कि क्या होल कोफिशिएंट कितना हो, -0.0125 हो। ये क्या है हमारे पास, होल गुणांक है, ठीक है, मीटर क्यूब पर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इतना हमारे पास चालक का क्या दे रखा है, होल गुणांक दे रखा है, तथा इसके आवेश वाहकों की गतिशीलता, तथा इसके आवेश वाहक की क्या गतिशीलता, है ना, आवेश वाहक जो भी इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, उसकी क्या दे रखी है गतिशीलता, 0.36 मीटर स्क्वायर वोल्ट इंटू सेकेंड, इतनी देरी की है। तो परिदर्श में हमको क्या ज्ञात करना है, परिदर्श में धारा घनत्व की गणना करनी है, धारा घनत्व, करंट डेंसिटी निकालना है, धारा घनत्व की क्या करो, गणना करो, यानी कि करंट डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, धारा घनत्व फाइंड आउट करनी है। तो देखो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं, फॉर्मूला निकाल लेता हूँ मैं, होल गुणांक दे रखा है तो वो तो फॉर्मूला लगेगा, आर एच इज इक्वल टू क्या होता है, 1/NQ होता है या नहीं होता, बिल्कुल होता है। आर एच की जो वैल्यू है ना, होल गुणांक ये दे रखा है -0.0125, यानी कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन को। ये धातु में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और ई दे रखा है हमारे पास 100 वोल्ट पर मीटर, म्यू दे रखा है हमारे पास कितना, 0.36 ये वोल्ट इंटू सेकेंड। ये चीज़ें हमें क्या कर रही है, दे रही है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, एन की वैल्यू क्या आएगी, इसलिए n इज इक्वल टू 1/RH इंटू क्या, क्यू। तो n इज इक्वल टू 1/,
RH की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, संख्यात्मक मान लेंगे, नेगेटिव चिन्ह इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो नेगेटिव ना भी लो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 0.0125 इंटू क्यू की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास, संख्या आ जाएगी। ठीक है, और ये संख्या आएगी 5 इंटू 10⁻20 आएगी, 5 इंटू 10⁻20 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब, प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वही घनत्व कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश घनत्व, आवेश बटा आयतन, अब ये भी बताया था ना, आवेश घनत्व बराबर से आवेश बटे आयतन। तो इसकी मात्रक क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। फिर इसके बाद हमारे पास किसकी बात करते हैं हम, धारा घनत्व। खूब अच्छे से जानते हो धारा घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, N इंटू वीडी। वीडी क्या होता है हमारे पास, म्यू ई होता है। तो J इज इक्वल टू वीडी की वैल्यू रख देंगे N इंटू ई इंटू म्यू ई। N कितना है हमारे पास, 5 इंटू 10⁻20 है। E कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है। VD की जगह म्यू ई है, म्यू की वैल्यू दे रही की थी देखो 0.36 है, इंटू ई भी दे रखा है कितना है, 100 है। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, धारा घनत्व की निकाल लेते हैं। तो ये आएगा 2880। धारा घनत्व क्या होता है, J इज इक्वल टू I/A भी होता है, और ये फॉर्मूला भी होता है। I को किस में नापते हैं हम, ये सारी चीज़ें निकाल चुके हैं, कभी ये सोचो हैं पता नहीं कहाँ से लेके आ रहे हैं। I को किस में नापते हैं, एम्पियर में, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, मात्रक क्या हो गया, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जो भी होगा। आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।